ओके, सो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i एंड ये जो भी इक्वेशन लिखे हैं इसको हमें a + ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो सिंपल हम रियल पार्ट एक जगह लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक जगह लिख लेंगे और उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 - i लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1 एंड -i6। तो जो ये हो जाएगा 2 एंड -i7, या फिर 2 हाँ मतलब यही। तो यही मेरा a + ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट मैंने इसे कर दिया है। यहाँ पे a हो जाएगा 2 के इक्वल और b हो जाएगा -7 के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3, जिसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट से कि मेरे पास जो r cos थीटा है उसकी वैल्यू है मेरे पास -3 और r sin थीटा की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास 0। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड करूँगा तो हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच विल बी इक्वल टू 3² यानी कि 9। तो यहाँ से r², ये वाली चीज़ तो 1 हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी होती है ये। तो r² = 9 हो गया, यानी कि r हो गया 3, क्योंकि r हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो यहाँ से r हमारे पास 3 आ चुका है। तो हम इस चीज़ को सिंपल इक्वेशन में पुट डाउन कर देंगे और हमारे पास इसको हम पोलर फॉर्म में इजीली लिख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस r की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में रख दूँ, सो यहाँ पे जैसे ही मैं r रखूँगा तो यहाँ पे जो cos थीटा है वो आ जाएगा -3/r, यानी कि -3/3 यानी कि -1, और cos थीटा -1 आता है पाई पर, यानी थीटा की वैल्यू हो गई पाई। सो अब हम इसे इजीली पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि यानी कि 3 cos पाई और +3 sin पाई, और 3 कॉमन लेंगे तो ये वाला i हो जाता है। तो cos पाई प्लस i sin पाई। सो इस तरीके से हम इसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2x² + x + 1। इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c की टर्म्स में। तो यहाँ पर जो मेरे पास सॉल्यूशंस आते हैं वो आते हैं x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो तो है 1, तो मैं वैल्यूज पुट डाउन करता हूँ बस। -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √/-7 डिवाइडेड बाय 4। √/-7 को हम √7i भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस i√7 डिवाइडेड बाय 4। सो ये मेरे पास 2 रूट आ गए, यही 2 सॉल्यूशंस होते हैं। i√7 हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रूट के अंदर -7 होता है तो माइनस साइन जो होता है वो रूट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए हम इसको माइनस इसे लिख सकते हैं -1 इंटू √7। तो ये हो जाएगा मेरे पास i, और यहाँ पे आ जाएगा √7 माइनस रूट, इसको हम लिखते हैं -1 के रूट को i के इक्वल। अगर हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बस हमने सिंपल लेट लिख देता हूँ मैं यहाँ, लेट r cos थीटा = -3 r sin थीटा = 0। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है। तो उससे क्या हुआ, मेरे पास r² की वैल्यू आ गई जो कि 9 है। तो वहाँ से मैंने लिख दूंगा कि r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3। तो जैसी r की वैल्यू 3 आई वो मैं वैल्यू बस मैंने इस वाली इन दोनों इक्वेशन में पुट करी है, इक्वेशन 1 और 2 में। तो उससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई जो कि है पाई, और मैंने उसे सिंपल इस तरीके से पुट कर दिया। सेकंड वाले में मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया था -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने का। तो यहाँ पे जब माइनस बना तो इसको सिंपल मैंने √/-1 इंटू √/7 से जब लिखूंगा तो √/-1 मेरा i के इक्वल होता है।
तो वो मैंने बस आई से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 शो डेट रियल पार्ट ऑफ z1 कॉमा z2 मतलब z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसके लिए हम कोई एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, लेट से z1 है मेरे पास a प्लस आई बी और z2 है मेरे पास लेट से x प्लस आई वाई। तो बस अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और वहाँ से रियल पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकालो, उनको इसी हिसाब से सॉल्व करो, बिल्कुल सेम आंसर आ जाना चाहिए। अप्रोच मैंने बता दी है, इस तरीके से करना है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेने हैं बस। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई और माइनस में 1 माइनस आई ओवर 1 प्लस आई। इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई से कर लेंगे नीचे वाले का एलसीएम लेके कि ये 1 माइनस आई और 1 प्लस आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और ये माइनस में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर से हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर जो कि होता है -1 और ये हो जाएगा प्लस 2i या माइनस में 1 प्लस आई स्क्वायर जो कि हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 2i। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये तो कैंसिल, तो 2i ये भी कैंसिल और प्लस का 2i डिवाइडेड बाय और 1 माइनस आई स्क्वायर बनेगा, यानी उसे हम लिख देंगे 2। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4i डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2i। इस तरीके से बस फिर इसका हमें मॉड्यूलस लेना था। तो मॉड्यूलस होता है मेरे पास 2i का मॉड्यूलस अगर मैं लूँगा तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 2। तो मॉड्यूलस मेरे पास 2 आ चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, पहले स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका। ओके सो फिजिक्स पे आ गए कि फॉर मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अगर हमने जब सिंगल डायमेंशन पढ़ा था तो सिंगल डायमेंशन में क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायमेंशन में हो सकती हैं या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं, यानी कि उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है अगर हम सिंगल डायमेंशन की बात करें। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 या फिर और 2 और 3 डायमेंशन की, तो 2 और 3 डायमेंशन के केस में क्या होता है कि अगर मैं सर्कुलर मोशन ही कंसिडर कर लूँ, सो अगर वेलोसिटी यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल यहाँ पे लग रही थी, तो ये हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में रहती है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री फॉर 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं कि अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर। यहाँ पे हमारा रेडियस दे रखा है 70 मीटर और वो कंप्लीट कर रहा है एक राउंड 11 सेकंड में। हमसे पूछा गया है टोटल पाथ लेंथ क्या होगी। टोटल पाथ लेंथ होगी हमारे पास, सर्कुलर है तो 2πr, क्योंकि यही सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये वाला पार्ट जो दे रखा है इररिलेवेंट है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो सिंपल 2 इंटू पाई होता है 22/7, रेडियस 70 दे रखा है, इसमें रखेंगे 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 440 मीटर। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक एरोप्लेन जा रहा है यहाँ पे। अब एरोप्लेन में पूछा गया है हमसे कि वहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो करा इस तरीके से नीचे, तो वो मोशन कौन सा होगा। ऑब्वियसली जब हम इस तरीके से मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्स डायमेंशन में भी चेंज आएगा और वाई डायमेंशन में तो चेंज आ ही रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। सो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। सो अगर मेरे पास ये कुछ रूफ है, यहाँ से मैंने बॉल को डाउनवर्ड ऐसे बस ड्रॉप किया है और साइमल्टेनियसली मैंने एक बॉल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, एक और बॉल है उसी टाइम पे मैंने बॉल को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। सो मुझे बताना है कि दोनों बॉल्स कब ग्राउंड पे रीच करेंगी। तो टाइम तो दोनों का सेम ही हो जाएगा और डिफरेंट प्लेस पे जाके गिरेंगी, तो डी आंसर होगा इसका। तो एक बार इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं कि लेट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी मेरी h थी और हॉरिजॉन्टल जो बॉल फेंकी है वो कुछ इस तरीके से आके ग्राउंड पे गिर जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ
कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. u इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी 0 है, और g जो है ये आ जाएगा मेरा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा तो आ जाएगा रूट ओवर 2h/g. इतना कुछ जो भी यूनिट्स होंगे सेकंड. फिर अगर मैं इस पाथ के लिए निकालूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को फेंका है, तो उस केस में मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. वाई डायरेक्शन में तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने दी नहीं है क्योंकि बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, यानी कि बॉल के पास जो वेलोसिटी होगी वो बस एक्स डायरेक्शन में होगी. तो यानी अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से भी एच वाई की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर आएगी, और टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी रूट ओवर 2h/g. सो दोनों टाइम सेम आ गए, यानी कि सेम टाइम होगा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा इस डिस्टेंस में. कि एक बॉडी है मेरे पास, वो कोई क्लिफ पे है, हमने उसे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से फेंका है 9.8, यानी इस बार हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हमारे पास यू एक्स है. सो व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल. यानी कि यहाँ पे किसी कुछ टाइम बाद यहाँ पे कोई ऐसा टाइम आएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कुछ वी एक्स और वी वाई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी. सो अगर मैं इक्वेशन से अप्लाई करूँ तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जी टी. सो वी एक्स इज इक्वल वो ए टी होगा. एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं तो ये वाला कॉम्पोनेंट 0 हो गया. तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड. वी वाई कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यू वाई प्लस ए टी. यू वाई वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं तो ये वाला कॉम्पोनेंट 0. वी वाई इक्वल टू जी टी. जी हमारे पास है 9.8 और कुछ टाइम है. हमारे पास इक्वेशन में गिवन है कि वी एक्स इक्वल टू वी वाई है, तो हम दोनों को इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे. तो 9.8 टी हो जाएगा इक्वल 9.8 के. सो टी की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड. यानी डी ऑप्शन करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं. ये तो हमने देख लिया था. ये वाला क्वेश्चन कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज एन एग्जाम्पल फॉर. तो अगर हमारे पास ये क्लॉक है, इसका जो ये है मिनट हैंड, ये सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है सर्कुलरली, तो इसका आंसर ए देखते ही हमें पता लग जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया. ये तो सिंपल सा. तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि डायमेंशन से है थोड़ा इस क्वेश्चन कि m रेस्ट पावर 0, l रेस्ट पावर 0, t रेस्ट पावर -1 इज एन एग्जाम्पल फॉर. तो अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आती है रेडियन, तो यानी उसका तो इससे कोई मतलब है नहीं. अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो उसकी यूनिट्स होती हैं रेडियन पर सेकंड, यानी अगर डायमेंशंस में कन्वर्ट करें तो होता है टी रेस्ट पावर -1. तो ये एक आंसर है ये. फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि उसकी भी डायमेंशन टी रेस्ट पावर -1 आएगी. तो सी, तो बी या फिर सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, कोई सा भी टिक कर सकते थे आप. अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, आपको दोनों ही टिक करने पड़ते हैं. नेक्स्ट में मूव करते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये ट्रू है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सर्कुलर लेट से कोई सर्कुलर पाथ है, किसी बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे ये थी, किसी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी वी ये थी, तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे वेलोसिटी का सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है, जो हमने पढ़ा भी था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है सेंटर की तरफ, तो इसलिए वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट में मूव करते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस. सो ये किस चीज़ की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, किस चीज़ की डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, सो एक्सेलरेशन वहाँ पे जी लगती है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और डायरेक्शन भी जी की सेम ही है. सो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखें, डायरेक्शन लिखें, सो वो सेम है एक्सेलरेशन के केस में. अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वो डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड भी उसका बदलता रहता है और डायरेक्शन भी बदलती है. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज करते हैं.
और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है ना। तो ये फिक्स नहीं है किसके बारे में बात करिए। अगर मैं एक्सेलरेशन को लेकर चलता हूँ तब भी फॉल्स आएगा, वेलोसिटी को लेकर चलूंगा तब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट बोल रहे हैं और मैग्नीट्यूड किसी भी केस में कांस्टेंट नहीं है तीनों ही केसों में। डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन सेम है, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है और वो बोल रहे हैं डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। सो तीनों ही केस में ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट में मूव करते हैं, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। सो देखें तो फ्लाईव्हील हमारा 420 रिवॉल्यूशंस पर मिनट बना रहा है। अगर हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें, सो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस घूमेगा। सो जो डिस्टेंस आ जाएगा कि वो कितना एंगल घूम रहा है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 2πr एक रिवॉल्यूशन के केस में। लेकिन यहाँ पर 420 रिवॉल्यूशंस वो कर रहा है, सो 420 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, 2πr इंटू दिस 420, और v इक्वल टू मेरे पास r ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये मैं वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा इसे टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया टोटल, ये मेरा टाइम हो गया, तो ये आ गई मेरी वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू आर इंटू 2π420/t। सो ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो ये जो यहाँ पे टर्म है ना 2π420/t, ये मेरा बन जाएगा ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू 420/t टाइम। सो टाइम यहाँ पे मिनट में दे रखा है, उसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। सो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 420/सेकेंड, 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा 420/60। सो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस वो कितना मूव करता है टायर, अगर मैं देखूँ कोई भी फ्लाई व्हील है तो 2πr डिस्टेंस वो मूव करेगा, क्योंकि उसकी सरकमफ्रेंस जितनी है उतना ही वो मूव करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया वहाँ पे सिंपल फोर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देखे कितने थे, एक रिवॉल्यूशन में 2πr बना रहा है, तो 420 रिवॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 420 से। और अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया मेरे पास 2πr इंटू 420, डिवाइड कर दिया मैंने उसे टाइम के साथ। तो मैंने बस यहाँ पे आर अलग लिखा इंटू 2π420/t लिखा, और मेरे पास फॉर्मूला होता है ये v इक्वल टू आर ओमेगा का। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू है मैंने वो डिटरमाइन करी है कि ओमेगा आ जाएगा ये जो मैंने यहाँ लिखा है 2πi इंटू 420/t। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 होता है। अगर हमारा जो n है यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, n यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट में अगर गिवन है, अगर मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन है n, तो मैं सीधा ओमेगा का फॉर्मूला लगाता हूँ 2πn/60। तो बस ये फॉर्मूला किस तरीके से आएगा बस मैंने वही डराइव किया है। हम इससे अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 रेडियन पर सेकेंड, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये मेरे पास ओमेगा आ गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट हाउ मैनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द सेट ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है। सो m की वैल्यू 0 है यानी कि बस एक ही ऑर्बिटल ऐसी होगी जिसका ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा। सो आंसर हो गया 1, क्योंकि m की वैल्यू 0 है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकती। l भी फिक्स्ड है मेरे पास 1, n भी 3 है, तो एक ही ऑर्बिटल सी तो ऐसी है, एक वन ऑर्बिटल जिसके पास ये स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। ठीक, नेक्स्ट मूव देखें, नेक्स्ट करें। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी है, कोई एक एलिमेंट है Gd, उसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 64, 64 इज, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। सो अगर मैं निकालूँ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो पहले एनर्जी शेल्स हमें पता ही है किस तरीके से भरते हैं कि यहाँ पे 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f,
6x 6p 66f। इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है आगे। सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर हम जाएंगे 3d पे, फिर 4p पे, फिर 5s पे, और नेक्स्ट हम आएंगे 4d पे, फिर 5p पे, और फिर 6s पे। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 4f पे, फिर हम जाएंगे 5d पे। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से 4f है हमारे दरिए में, मतलब रेंज में, फिर 5d है, और उससे पहले 6s है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो सबसे पहले वो 6s में जाएगा, फिर उसके बाद 4f में आएगा, और उसके बाद फिर 5d में जाएगा। सबसे पहले 6s में जा रहा है, फिर 4f में, फिर 5d में। हमने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरना सीखा था। तो s में मान लो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर f में हमारे पास स्पेस होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, और d में हमारे पास स्पेस होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स f में गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। यहाँ बोल रहा है 5 f में गए, 4 d में गए। यहाँ पे 3 f में गए, 5 d में गए, f में 4 गए, d में 5 गए। तो हमने लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ा था कि जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो हम हाफ शेल्ड और फुल्ली फिल्ड शेल का कंसेप्ट देखते हैं कि कौन सी एनर्जी स्टेबल होगी। तो ऑब्वियसली हाफ फिल्ड में स्टेबल होती है। तो हाफ फील्ड अगर हम देखें एफ में, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है तो हाफ फील्ड में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होगी। तो एफ में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस थी। हमने क्या किया, सिंपल उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि हाफ फील्ड बनाने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, और इसलिए 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए एफ में आ गए यहाँ पे हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैन बी। तो उस एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मान लो हमारे पास एल है सबशेल, तो उसके बाद एम कितने होंगे, एम हो जाएंगे हमारे पास 2l+1। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 2l+1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2i इंटू 2l+1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4l+2, यानी कि ऑप्शन है। किया हमने यहाँ पे एल हमारे पास गिवन था, क्योंकि इसने सबशेल के अंदर बोला है। तो एल किसी, अगर हमारे पास एल सबशेल है कोई, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2l+1 हो जाएंगे, और वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे उसके, तो ये हो जाएगा 4l+2। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बोला है कि द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन देयर। सो ओरिएंटेशन ऑब्वियसली कि वो एक्स डायरेक्शन में होगा, या वाई डायरेक्शन में होगा, या जेड डायरेक्शन में होगा। हमने पढ़ा था अच्छे से, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट है, हाइड्रोजन एटम है, तो एटॉमिक नंबर हो गया 1। ग्राउंड स्टेट के लिए एन हो जाएगा 1, यानी एन इनिशियल है 1, और फाइनल में एन है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कौन सी शेल में होगा, वो फोर्थ शेल में होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो n=1 से n=2 पर जंप मारेगा, 1 से 2 पर फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या करेगा, वो थर्ड पे जंप मारेगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए फोर्थ पे जंप मारेगा, तो इसलिए NF=4 आ जाएगी। और हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 Z²/n²। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ई इनिशियल निकाल लो, तो ये हो जाएगा -13.6, एन इनिशियल हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, और जेड हमारे पास 1 ही है, तो ये हो गया -13.6। इसी तरीके से ई फाइनल निकाल लो, ये हो जाएगा -13.6, एन अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ई फाइनल आ जाएगा। माइनस कर देना दोनों को, माइनस करने के बाद लगभग लगभग मेरे हिसाब से आंसर ये आ जाना चाहिए 12.75। बस हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया है। 2.18 भी होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है ना हमसे यहाँ पे, उसके यूनिट जो आप बता रहे हो ना जेम्स, 13.6 2.18, वो जूल में था। 2.18 इंटू 10⁻⁻18, वो जो रिडबर्ग कांस्टेंट हम लगा रहे थे 1/ni² - 1/ns², ये वाला फॉर्मूले में ये जूल पर सेकंड में था आंसर, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के केस में।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे लिख लो, ये स्क्रीनशॉट खींच लो अभी के लिए। मूव करते हैं हम कि 3p ऑर्बिटल हैज रेडियल नोड्स। कितने रेडियल नोड होंगे? रेडियल नोड का फॉर्मूला लिखा था हमने लास्ट क्लास में। रेडियल नोड्स होते हैं मेरे पास n माइनस एल माइनस वन। एन है यहाँ पे 3, क्योंकि 3p के केस में n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3, l की वैल्यू बस हो जाएगी यहाँ पे मेरी 1। तो सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वन यानी कि 1। तो इसलिए सी करेक्ट आंसर, रेडियल नोड का फॉर्मूला। नेक्स्ट मूव करेंगे, एक तो यहाँ पे हमारे पास बॉल का मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी गिवन है। सो फाइंड इट्स वेवलेंथ। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा भी था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसे हम कह रहे थे। यहाँ पे ये एक नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले फॉर्मूला नोट करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल इंटू एल माइनस वन, और यहाँ पे एन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई सॉरी। ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एल की वैल्यू होती है फॉर पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल इक्वल टू वन। हम सिंपल फॉर्मूले में पुट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 1 × 1, सॉरी प्लस 1 है, 1 + 1 इंटू एच अपॉन टू पाई। सो ये हो जाएगा मेरा √2 इंटू एच अपॉन टू पाई, यानी कि एच अपॉन √2 इंटू पाई, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से निकालते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। अभी हमने देखा फॉर्मूले में कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा एल की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल। सो यहाँ पे आंसर सिंपल हो जाएगा 1 एल। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ये डिफाइन नहीं करता था, ये रॉन्ग हो गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि किस क्या पोजीशन होगी और क्या वेलोसिटी होगी, इसके बीच में वो रिलेशन बताता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। होम्स रूल भी नहीं बताता, ये ऑफ बाय प्रिंसिपल भी नहीं बताता। सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। डाउट्स डिस्कस हो गए, पूरा पेपर ही डिस्कस कर लिया है।